नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ से क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पहले चैप्टर की वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन जैसा आप जानते हो, क्लास 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। मैटर का क्लासिफिकेशन जब आपने किया था तो सारे मैटर्स को क्लासीफाई किया था प्योर एंड इम्प्योर में। इम्प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया था होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस सब्सटेंस में। तो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर का मतलब होता है कि मिक्सचर में केवल एक फेज हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, होमोजीनस मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन with one phase of two or more than two substance is known as solution। तो solution को आप डिफाइन कर सकते हैं कि solution is a homogeneous mixture of two or more than two substance having uniform composition or homogeneous mixture। तो ये एक डेफिनेशन है सॉल्यूशन की। आपके सिलेबस में सॉल्यूशन में केवल बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन को ही पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है इसको बता दें। बाइनरी, बाई मीन्स होता है दो, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब कि दो कंपोनेंट हों, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स अ सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स। केवल दो कंपोनेंट्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन में अगर हम देखें दो कंपोनेंट, तो जनरली जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें एक स्मॉल अमाउंट में होता है और एक लार्ज अमाउंट में होता है। जैसे सपोज करो आपने शुगर और वाटर को मिक्स किया, तो शुगर का अमाउंट स्मॉल अमाउंट होता है और वाटर का अमाउंट लार्ज अमाउंट होता है। और दोनों जब कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो उसे आप शरबत कहते हो, और यहाँ पे टेक्निकल टर्म में हम उसे सॉल्यूशन कहेंगे। तो जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट्स हो गए, और जिनको मिक्स करके अगर आप होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, स्पेशली बाइनरी सॉल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि अ सॉल्यूशन इन विच ओनली टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। आउट ऑफ वन इज नोन एज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सॉल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट और लेस अमाउंट। सॉल्वेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट और एक्सेस अमाउंट। अब कुछ केसेस में आपको थोड़ी सी डेफिनेशन में सॉल्यूट की डेफिनेशन में चेंज करनी होगी। जैसे अगर आप सीरा बनाते हैं जिसमें शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है, तो ऐसे केस में आप कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि वहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि शुगर लार्ज अमाउंट में होता है तो आप कहेंगे कि शुगर सॉल्वेंट है और वाटर सॉल्यूट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सॉलिड और लिक्विड के सॉल्यूशन के केस में अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूट हम उसी को कहते हैं जिसके फिजिकल स्टेट में चेंज होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि सॉल्यूट को एक और आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हुज फिजिकल स्टेट में चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट के केस में कह सकते हैं कि physical state may be changed
जैसे शुगर का सॉल्यूशन हम बनाते हैं, तो शुगर के सॉल्यूशन बनाते समय आप देखेंगे कि शुगर के पार्टिकल की साइज बड़ी होती है, लेकिन जब आप डिज़ोल्व करते हैं उसको और सॉल्यूशन कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, बन जाता है, तो उसमें आप सॉल्यूट के पार्टिकल या शुगर के पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो फिजिकल स्टेट उसका क्या होगा, लार्ज साइज से स्मॉल साइज में चेंज हो गया, तो इसलिए हम सॉल्यूट कहते हैं। वाटर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी लिक्विड स्टेट में था, जिस साइज के उसके पार्टिकल्स थे उसी साइज के पार्टिकल्स बाद में भी मिले, और इसीलिए उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आप कंफर्म रहेंगे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। दूसरी चीज, एक टर्म यहां पे है जिसे हम आपको क्लियर कर दें, फेज। फेज क्या है? फेज का मतलब होता है कि जो साइज ऑफ पार्टिकल्स जो हैं दोनों के इक्वल, नियर अबाउट इक्वल साइज के होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कि वन फेज में। जैसे जब हमने शुगर और वाटर को मिक्स किया तो स्टार्टिंग कंडीशन में शुगर के पार्टिकल की साइज काफ़ी बड़ी थी और वाटर का पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देता, इतना छोटा होता है। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन को कंप्लीटली बना लिया तो उसके बाद आपको शुगर के पार्टिकल की साइज भी नेकेड आई से दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि शुगर के पार्टिकल की साइज भी बहुत छोटी हो गई। और अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि वो शुगर का पार्टिकल गया कहाँ पे, शुगर के पार्टिकल्स की पोजीशन कहाँ है? तो आप ध्यान रखेंगे कि जब आप मिक्स करते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से शुगर पार्टिकल से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद शुगर पार्टिकल की साइज छोटी जब होती है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में ऑक्यूपाई होते हैं। कहने का मतलब, जो शुगर पार्टिकल जब स्मॉल साइज में हो जाते हैं तो उनकी साइज इतनी छोटी हो जाती है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ द वाटर पार्टिकल्स के बीच में ऑक्यूपाई हो जाते हैं, और इस तरीके से आपको शुगर के पार्टिकल्स भी दिखाई नहीं देते। तो ये इंट्रोडक्शन रहा आपको सॉल्यूशन का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो कई बेसिस हैं, कई क्राइटेरिया हैं शुगर को क्लासिफाई करने का, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, हिंदी में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर। आप जानते हो मैटर के 3 फिजिकल स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाइनरी सॉल्यूशन में क्योंकि 2 ही कंपोनेंट्स हमें लेने हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट और फिजिकल स्टेट, 3 फिजिकल स्टेट्स मैटर के एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो 9 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, और जिसे हम क्या कह सकते हैं, 9 टाइप्स। कौन कौन से 9 टाइप्स हैं? आप फिजिकल स्टेट सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का आप लेके वेरी कर सकते हैं, किसी एक को कांस्टेंट कर लीजिए, जैसे सॉलिड इन सॉलिड, सेकंड सॉलिड इन लिक्विड, तीसरा, थर्ड सॉलिड इन गैस। जैसे देखो, सॉलिड इन सॉलिड, जो एलॉयज होते हैं वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। 2 or more than 2 डिफरेंट एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को जब हम मिला के होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं, जिसको आप पीछे की क्लास में पढ़ें, जिसे एलायज कहते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया किसका, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। सॉलिड इन लिक्विड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, शरबत बनाने की बात करी है, जिसको सिरप कह सकते हैं। सॉलिड इन गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के पार्टिकल्स
एयर में हैं, जिसको आप तो इस तरीके से 3 ये हुए। अब हम सॉल्यूट के को वेरी करते हैं तो फिर हमें 3 टाइप्स के मिल जाएंगे। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। उसी तरीके से फिर से सॉल्यूट को वेरी करते हैं। गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट 9 टाइप्स के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड और गैस इन गैस। बस कंडीशन ये होती है कि होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, तभी हम आप उसको सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ये पहला क्लासिफिकेशन रहा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम सेकंड क्राइटेरिया लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। आप जानते हैं कि लिक्विड में जब कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व करते हैं तो शुरू में आप डालते जाते हैं सॉल्यूट को और वो मिक्स होता जाता है, लेकिन एक डेफिनेट पोजीशन कंडीशन आने के बाद अब उसमें अगर हम और सॉलिड डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होता बल्कि वो सेटल डाउन होता है, जिससे हम आगे पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में। लेकिन हम यहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए उसी क्राइटेरिया को लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी या रिजोल्यूशन भी आप कह सकते हैं। इस क्राइटेरिया पे हमारे पास 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आप आगे बार बार यूज करते हैं, लोअर क्लास में भी यूज करते हैं और प्रैक्टिकल में भी यूज होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहला अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सॉल्यूशन में आप और भी ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कर लें विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए हुए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो डिफाइन कर सकते हैं ए सॉल्यूशन इन विच more amount of solute can be dissolved without increasing temperature is known as unsaturated solution. सेकंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम
और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व न कर सके, न घोल सके टेम्परेचर बिना बढ़ाए हुए। विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन नॉट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सो हम डिफाइन कर सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, अ सॉल्यूशन इन विच no more amount of solute can be dissolved without increasing temperature is known as saturated solution. And now third, तीसरे की बात करते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? आप जलेबी खाते हैं, उसका जो सीरा दुकानदार के यहाँ होता है उसको आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो उसमें आप देखते हैं सॉल्यूशन सेटल डाउन हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन को जब भी हम ठंडा करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो उसमें से सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ solute is present in comparison to saturated solution। तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी के बेस पे फिर से रिमाइंड कर दें, तीन तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट बिना टेम्परेचर इंक्रीज के नहीं डिजॉल्व कर सकते हैं। अगर डिजॉल्व कर सकते हैं तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम तीसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं, on the basis of solvent, on the basis of solvent। लोअर क्लास में आपने ऑलरेडी जाना हुआ है कि हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि नेचर की मैक्सिमम चीजें वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के क्राइटेरिया पे हम जो है सॉल्यूशन को दो टाइप में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जैसा नाम बता रहा है, एक्वस क्या होता है भाई? वाटर को इंडिकेट करता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट इज वाटर। अगर वाटर है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। और अगर वाटर नहीं है तो हम दूसरा कोई भी सॉल्वेंट हो, जैसे ऑयल है, बेंजीन है, नैप्थलीन है, नैप्था है, ऐसे सॉल्यूशन को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इज अदर लिक्विड एक्सेप्ट वाटर जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें तो बेंजीन, ऑयल एक्सेट्रा, ऐसे कुछ भी हम अल्कोहल भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीजें ले सकते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
on the basis of ideal behavior. जैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के बारे में आपने पढ़ा था कि जो गैसेस लॉज को फॉलो करते हैं उस गैस को हम सभी कंडीशन में उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं, और जो नहीं फॉलो करते हैं उसे हम नॉन आइडियल गैस कहते हैं। उसी तरीके से सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, अगर उन लॉज को कोई भी सॉल्यूशन हर कंडीशन में फॉलो करता है तो उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर नहीं फॉलो करता है तो उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल का मतलब ही जानते हो, जैसे भाई आप स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो आइडियल स्टूडेंट जो हर कंडीशन में अपने टीचर्स अपने एल्डर्स की ऑर्डर को फॉलो करता है तो उसे हम आइडियल, और नहीं फॉलो करता तो नॉन आइडियल स्टूडेंट। उसी तरह टीचर की बात होती है, तो आइडियल का मतलब ही होता है कि जो हर कंडीशन में जो रूल्स हैं उसको फॉलो करे। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम बात करते हैं तो दो तरीके के सॉल्यूशन हो जाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जानते हैं क्या क्या लॉज हैं, लॉज के नेम जान लेते हैं। इन लॉज को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि उन लॉज को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करने के लिए तीन कंडीशंस हम की बात करें। पहला, मस्ट ओबे राउल्स लॉ। एक सॉल्यूशन से रिलेटेड लॉ है जिसको हम राउल्स लॉ, इस लॉ को हम बाद में आगे चल के अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल आप जानिए कि ये सॉल्यूशन को गवर्न करने के लिए एक लॉ है। तो अगर कोई सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरी कंडीशन होती है डेल्टा वी इज जीरो। डेल्टा वी का मतलब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम का जो को जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा वी कहने का मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम। और थर्ड, सी डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। एच क्या है? डेल्टा एच क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। तो उसको हम कहते हैं, शॉर्ट में हमने बता दिया, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की तीन कंडीशन है, और अगर कोई सॉल्यूशन इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो हम उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए और डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और दूसरे टाइप का सॉल्यूशन जिसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, क्या होगा? वो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे। कहने का मतलब अ सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे या विच कैन नॉट ओबे राउल्स लॉ, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए भी सेम वही कंडीशंस हैं, अपोजिट हो जाएंगी। डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, delta v is not equal to 0 and delta h is not equal to 0। कहने का मतलब एंथैल्पी चेंज भी जीरो नहीं, कुछ एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होगी, डेल्टा वी वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा और राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे।
इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।